नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों अपने बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य को लेकर दोस्तों फर्स्ट पेपर है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके नज़दीक भी आ चुके हैं। आपके एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों। चलिए फर्स्ट पेपर पर डिस्कशन कर लेंगे, पूरी वन वीक सीरीज पर अध्ययन करने वाले दोस्तों। आप टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम तक मैं पूरी वन वीक सीरीज को आपके सामने महा मैराथन जितना हो सकेगा उतनी महा मैराथन क्लासों को लगाऊंगा। लाइव क्लास रहेगी दोस्तों, आप जरूर इस क्लास से जुड़िएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही मैं लाइव आऊँ लाइव परफॉर्मेंस में, तो आप जरूर इस लाइव परफॉर्मेंस में जुड़िएगा और दोस्तों इसका फायदा उठाइएगा। हमारा लाइव परफॉर्मेंस वैसे रहता 8 से 9 बजे तक ही रहता है दोस्तों, तो आप जरूर इसमें जुड़िएगा और इसमें पार्टिसिपेंट होने की दोस्तों आपसे मुझे भी आशा रहेगी आपकी जरूर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मैं आपके लिए समर्पित हूं, तो आप भी इस सीरीज से समर्पित हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि जो सीरियस है सीरीज के प्रति वो एग्जाम के लिए भी सीरीज होगा दोस्तों। एग्जाम के प्रति सीरीज होगा तो उसके रिजल्ट भी अच्छा आएगा दोस्तों। तो अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी तैयारी या फिर अच्छी वन वीक सीरीज के प्रति सीरीज होना जरूरी होता है दोस्तों। चलिए आज हमारी वैसे गद्यांश रहेगा उसर भुवनेश्वर के द्वारा रचित है। चलिए इसको देख लेते हैं कि मेरी जिंदगी का एटीट्यूड क्या है। कि मेरी जिंदगी का एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी जिंदगी का एटीट्यूड मेरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम अपने असोलिज्म के जोश में शायद यह समझ बैठे हो कि जिंदगी का गहरे से गहरा मतलब तुम्हारे लिए साफ हो गया। जिंदगी का जो गहरे से गहरा मतलब है वो तुम्हारे लिए साफ हो गया है जब कोई बड़ा सर्कस घोड़ा तुम्हारे काबू में आ गया। जब कोई सबसे बड़ा जो घोड़ा है वो आपके सर्कस का घोड़ा है वो आपके काबू में आ गया। पर आगे जिंदगी अगर इस तरह लटकों और फार्मूलों में बांधी जा सकती है दोस्तों, जिंदगी अगर इस तरह लटकों और फार्मूलों में बांधी जा सकती है तो आज तक कब की खत्म हो जाती है दोस्तों। जिंदगी को अगर हम इस तरह लटकों और फार्मूलों में बांधी जा सकती है आज की जिंदगी, तो आज तक ये कब से खत्म हो जाती है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2016 2017 और 2017 19 16 दोस्तों दो बार तो 16 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे 2019 17 और 16 इन 3 एग्जामों में लगातार पूछा गया दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के एटीट्यूड के बारे में दोस्तों। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए व्याख्या कुछ इस प्रकार की। प्रस्तुत गद्यांश भुवनेश्वर द्वारा रचित उसर शीर्षक से एकांकी से लिया गया दोस्तों। आपकी यूनिट में दे रखा होगा जिसके रचयिता भुवनेश्वर होंगे, क्या होगा, उसर शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से वर्ग का चित्रण करते हुए उस वर्ग की नई चेतना, आडंबर और खोखलेपन को रंगमंच की वास्तविकता भाषा में अभिव्यक्त कर दिए दोस्तों। यहाँ पर भुवनेश्वर लेखक ने अपनी जो उसर शीर्षक वाली कविता है उसमें लेखक ने एकांक के माध्यम से वर्ग का चित्रण करते हुए उस वर्ग की नई चेतना, आडंबर और खोखलेपन को रंगमंच के माध्यम से भाषा में अभिव्यक्ति दी है। इस अवतरण का संदर्भ ट्विटर और गृहस्वामी के वार्तालाप से दोस्तों। इस जो अवतरण दिया गया, इस अवतरण का जो ट्विटर है, इस अवतरण का संदर्भ ट्विटर और गृहस्वामी के वार्तालाप से है। ट्विटर और गृह स्वामी के जो वार्तालाप चल रहा है दोनों के बीच में, गृहस्वामी और ट्विटर के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उससे ये संबंधित है। गृहस्वामी ट्विटर से पूछता है कि तुम साइकिल पर कहाँ गए थे। तब ट्विटर उत्तर देता है, जवाब देता है कि मैं कहीं गया नहीं। इसके बाद गृहस्वामी ट्विटर से कहता है, वो यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है कि क्या ट्विटर से वो गृहस्वामी क्या कहता है। चलिए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। गृहस्वामी कहता है जिंदगी का दृष्टिकोण मेरा अपना है दोस्तों। जिंदगी का दृष्टिकोण है, गृहस्वामी कहता है कि जिंदगी का दृष्टिकोण मेरा अपना है। जिंदगी को किसी एक दायरे में बांधी जा सकती है। जिंदगी को किसी एक ही दायरे में बांधी जा सकती है। वस्तुतः जीवन इतना विशाल और व्यापक है कि उसे किसी निश्चित दायरे में बांधे तो जा सकता है।
दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि जीवन इतना विशाल और व्यापक है कि उसे एक निश्चित दायरे में न न तो बांधा जा सकता है। दोस्तों दायरे में न तो बांधा जा सकता है। जिंदगी का इतना बड़ा जो ये दायरा है, इसको बांधा भी नहीं जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। वह ट्विटर से कहता है कि समाजवाद के जोश में तुम शायद ये समझ बैठे हो कि जिंदगी का गहरा से गहरा मतलब तुम्हारे लिए आसान हो गया। दोस्तों जो गहरे से गहरा जिंदगी का मतलब है वो उस ट्विटर के लिए आसान हो गया है, जैसे तुमने किसी सर्कस के घोड़े पर काबू पा लिया हो। यहाँ जिंदगी की तुलना सर्कस के घोड़े से की गई है। आगे की पंक्तियां में गृहस्वामी कहता है कि जीवन यदि इसी तरह के बंधे बंधाए दृष्टिकोण से समझा जा सकता है तो वह अब वह कब का समाप्त हो गया होता। जीवन की परिभाषा इतनी छोटी नहीं है, जीवन की परिभाषा वो इतनी छोटी नहीं है कि उसे इन वादों के दायरों में समझा जा सके या परिभाषित किया जा सके। सच बात तो यह है कि एक विशेष दृष्टिकोण के व्यक्ति दूसरे दृष्टिकोण को न केवल संदेह की दृष्टि से देखते हैं बल्कि अनावश्यक आलोचना भी करते हैं और स्वतंत्र की स्थापना के लिए जीवन के स्वरूप को भी बदल डालते। जीवन का स्वरूप है सव्य की जो सत्य की स्थापना। अब सव्य की सव्य को अगर सत्य साबित करना है तो सव्य की जिंदगी के स्वरूप को भी बदल डालते हैं। दोस्तों इसका विशेष इस लाइनों का विशेष किस प्रकार होगा देख लेते हैं। दोस्तों चलिए, एकांकीकार ने जीवन की व्यापकता और विविधता को व्याख्यायित किया है। एकांकीकार यानी कि जो एकांकीकार यहाँ पर है कौन है? भुवनेश्वर एकांकीकार यानी लिखने वाले, यानी जीवन की जो व्यापकता है और विविधता है उसको व्याख्यात किया है। और भाषा में एक प्रकार की पकड़ है। दोस्तों भाषा में एक प्रकार की पकड़ है जो जीवन की गहराइयों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। रचनाकार की मौलिकता उद्घाटित है। दोस्तों रचनाकार की जो मौलिकता है वो कैसी है? उद्घाटित है। दोस्तों अगले ही दोस्तों सवाल में आज का पद्यांश रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश था। उन्हीं पद्यांश को रखा दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप जरूर इसको अपनी सीरीज में भी देख लेना और यहाँ पर ऑनलाइन भी देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि क्या है कि आपके दिमाग में सप जाए सवाल और आप इस केवल 4 लाइनों को कम से कम 1.5 या फिर 2 पेजों तक लिख सको। दोस्तों बहुत ही वैसे निबंधात्मक में आ गया तो आपको वैसे 5 नंबर का आ जाए तो इसको वैसे उस हिसाब से लिखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मनुष्य का जीवन क्या है कि मनुष्य का जीवन दुख भोगने के लिए नहीं। मनुष्य दोस्तों 2015, 2014, 2016 3 एग्जामों में लगातार पूछा गया दोस्तों, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखा है। दोस्तों मनुष्य का जीवन है वो दुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य को सुख पाने का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य का जो दुख भोगने के लिए मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है वो दुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य को सुख पाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों मनुष्य को अगर सुख प्राप्त करना है तो अधिक से अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं परलोक में विश्वास नहीं करता, वह ढोंग है। मैं परलोक में विश्वास नहीं करता यानी मैं स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करता, मैं परलोक में विश्वास नहीं करता, वह तो केवल ढोंग है। हमारा जीवन सौंदर्य ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए। दोस्तों हमारा जो शरीर है वो सौंदर्य और ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए है। जैसे फूल के खिलने का उपयोग है, जैसे अगर किसी वृक्ष का फूल खिलता है, किसी पादप का फूल खिलता है तो उसका भी उपयोग होता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। यानी उस पुष्प का अगर पुष्प खिला है तो उसको भगवान को चढ़ाया, यानी उसको भी उपयोग में लिया जाता है। सुंदरता बांटना ठीक इसी तरह सौंदर्य का पालन करना हमारे जीवन का उपयोग है। दोस्तों सौंदर्य का जो पालन है हमारे शरीर का, हमारे देह का, हमारे जो सौंदर्य का जो पालन करना हमारे जीवन का उपयोग है। दोस्तों एक यहाँ पर फूल के माध्यम से एक उदाहरण से समझाया। दोस्तों चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या को देख लेते हैं। यह गद्यांश उभय शंकर भट्ट के सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी आत्मदान से लिया गया। दोस्तों आपकी यूनिट में दे रखा होगा आत्मदान, और यह उदय शंकर भट्ट के द्वारा रचा गया है। उदय शंकर भट्ट के सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी, एक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी नाटक है या फिर हम कह सकते हैं एक पद्यांश है, उस आत्मदान से लिया गया है। इस गद्यांश में प्रमुख पात्र विश्वेश्वर और सरला पति पत्नी। दोस्तों इसमें जो हमने झांकियां पढ़ी है, ये जो गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश में मुख्य पात्र कौन कौन से, यानी कि किस के बीच में बातें होने वाली है, एक पति पत्नी के बीच में बातें होने वाली है, उसका नाम है
सरला और विश्वेश्वर और सरला, इस दोनों के बीच में हम बात करेंगे। दोनों ही अभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। सरला स्वतंत्र विचारों की महिला है। सरला है वो स्वतंत्र विचारों की, अगर कोई मन में विचार है सरला के तो वो एकदम बोल देती है खुले मन से। तो यानी कि स्वतंत्र विचारों का जो कैसी ये महिला है। क्लब जाना, सुखी सहेलियों के साथ दिन भर घूमना फिरना, पुरुषों के साथ टेनिस खेलना उसके मनपसंद शौक है। परिणामतः विश्वेश्वर के साथ में उसके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि विश्वेश्वर उसका जो पति है उसका संबंध उसके साथ में बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि वो पुरुषों के साथ में और उसकी जो सहेलियां हैं, सखी सहेलियां उसके साथ में घूमती फिरती है और उसका स्वभाव भी बिगड़ता जा रहा है। दोनों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोनों पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विश्वेश्वर मयूरी नामक एक नर्तकी की ओर आकर्षित होता है। दोस्तों जो विश्वेश्वर है एक नर्तकी है, उसका नाम है मयूरी। इस मयूरी नामक जो नर्तकी है उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। दोस्तों दोनों पति पत्नी होने के नाते भी उसमें पति है विश्वेश्वर, वो एक नर्तकी यानी नृत्य करने वाली उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है। और इधर सरला का सहपाठी इस अवसर का लाभ उठाकर उससे उस पर डोरे डालना चाहता है। दोस्तों सरला का जो सहपाठी है वो इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर डोरे डालना चाहता है। वह सरला के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हुआ कहता है, वह सरला के प्रति, वो जो उसका सहपाठी है वो सरला के प्रति एक सहानुभूति पेश करता हुआ कहता है। क्या कहता है उसको व्याख्या में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, माथुर भले ही सरला का सहपाठी रहा। दोस्तों माथुर कौन है? माथुर एक उसका सरला का एक हम कह सकते हैं फ्रेंड है। ठीक है दोस्तों, माथुर भले ही सरला का सहपाठी है, ये लड़का है। ठीक है, तो सरला का ये सहपाठी है, दोस्त है। ठीक है, सहपाठी रहा हो और उसके साथ टेनिस खेलता रहा हो, लेकिन चरित्र से अच्छा आदमी नहीं है। दोस्तों लेकिन वो कैसा चरित्र से एक अच्छा आदमी नहीं है। उसे अपनी नौकरी के सिलसिले में सरकारी कार्य दोस्तों, ठीक है, सरकारी कार्य से शिमला जाना है। दोस्तों सरला का जो सहपाठी माथुर है वो सरला के साथ में टेनिस खेलता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस माथुर का जो चरित्र कैसा है, अच्छा नहीं है। इस आदमी का चरित्र अच्छा नहीं है। उसे अपनी नौकरी के सिलसिले में उसे अपनी नौकरी, जो उसकी नौकरी कहाँ थी, उसके नौकरी के सिलसिले में सरकारी कार्य से शिमला जाना। दोस्तों शिमला की ओर उसको रवाना होना है और वह सोचता है कि यदि सरला भी उसके साथ रहे तो वो कितना अच्छा होगा। वह सरला से कहता है कि मनुष्य का जीवन दुख उठाने के लिए नहीं। दोस्तों माथुर विदेश जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? शिमला जा रहा है। ठीक है, वो कोई सरकारी नौकरी के लिए विदेश जा रहा है, तो वो सोचता है कि सरला मेरी फ्रेंड है तो सरला को भी मैं साथ में ले जाऊं। दोस्तों ऐसा सोचता है वो उसका फ्रेंड। ठीक है, पत्नी किसी और की है फिर भी ये सोच रहा है कि मेरी फ्रेंड है, मैं इसको साथ में ले जाऊं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सुख पाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करे। यहाँ उसका संकेत सरला के गृहस्थ जीवन से है। दोस्तों यहाँ पर उसका अर्थ है सरला के गृहस्थ जीवन, यानी सरला के जीवन में वो घुसना चाहता है कि यदि उसका पति के साथ में सही ढंग से निर्वाह न हो रहा हो तो सुख पाने के लिए अन्य उपाय करना चाहिए। दोस्तों वहां पर सरला का जो दोस्त है माथुर, वो सरला को कहता है कि सरला देखो, हम दोनों दोस्त थे और हम दोनों साथ में टेनिस खेलते थे, भले कुछ भी करते हो, लेकिन वो माथुर है वो कैसा, सरला को पता नहीं है कि उसका चरित्र खराब है, लेकिन सरला को कहता है कि मेरी नौकरी है और मैं शिमला जा रहा हूँ और आप यहाँ पर इस दुख में भोगोगी, आप अपने पति के साथ में कुछ दुख भोग रही है, तो मेरे साथ चलिए और मैं आपको सुख दूंगा। यानी कि वो उसके गृहस्थ जीवन, यानी उसके जो गृह यानी घर का जीवन है उसमें वो भाग लेना चाहता है। ठीक है, तो क्या करता है कि अन्य उपाय करने चाहिए। दोस्तों जो अगर आप अपने पति के साथ में खुश नहीं है तो आपको अन्य उपाय करने चाहिए। इन उपायों से माथुर के साथ शिमला जाना, वहां घूमना फिरना, सैर सपाट करना भी एक उपाय हो सकता है। दोस्तों माथुर कहता है कि माथुर के साथ में शिमला जाना और वहां पर घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, यानी शहरों में घूमना, ठीक है, ये भी एक उपाय हो सकता है। माथुर आगे कहता है कि उसका परलोक में विश्वास नहीं। दोस्तों उसका परलोक में विश्वास नहीं है। माथुर कहता है कि मेरा कोई परलोक यानी कि दूसरे लोक में कोई विश्वास नहीं है। मरने के बाद कौन कहा जाता है यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों मरने के बाद में कौन कहा जाता है ये कोई नहीं जानता। कौन कह रहा है? ये माथुर कहता है, सरला को कहता है। स्वर्ग नरक की कल्पना केवल एक ढोंग है। स्वर्ग और नरक की कल्पना केवल एक ढोंग है, आडंबर है। बहुत से लोग साधन संपन्न
होते हुए भी सुख का, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न होते हुए भी सुख का उपयोग करने से हिचकिचाते हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खूब सारा धन होने पर भी और उसके पास में धन है उसका उपयोग करने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उससे परलोक बिगड़ जाएगा, उससे परलोक है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन यह सब बेकार बातें हैं। माथुर सल्ला से कहता है हमारा जीवन सौंदर्य की प्यास को तृप्त करना है। दोस्तों हमारा जीवन है वो सौंदर्य की जो प्यास है दोस्तों। सरला और जो यहाँ पर माथुर एक पात्र के रूप में है, तो यहाँ पर वे अपने दोस्ती जीवन के साथ में वो कहाँ पर एक विदेश में जाना चाहते हैं उस माथुर के साथ में। तो माथुर सरला से कहता है कि हमारा जीवन सौंदर्य की प्यास को तृप्त करना है, शांत करना है, अर्थात संसार में जो सुंदर वस्तु है उसका उपभोग करने में ही जीवन को सार्थकता है। दोस्तों संसार की जो सुंदर वस्तु है वहां पर घूमना फिरना और उसका लाभ उठाना यही हमारी जीवन की सार्थकता है, ऐसा बताता है उसको। ठीक है, सरला को फंसाने के लिए। तुमने फूल को खिलते देखा होगा, सरला को कहता है कि तुमने फूल को तो खिलते देखा होगा, उसे लोगों को काम में लेते देखा होगा, उससे लोगों को फूल खिला हुआ है तो उसको लोग काम में लेते हुए आपने देखा होगा। फिर फूल का उपयोग है सुंदरता का बांटना। फूल का क्या उपयोग? फूल का उपयोग कौन कौन से? सुंदरता का बांटना, बिखेरना। जिस तरह से फूल का उपयोग सुंदरता को बांटना और बिखेरना हो, उसी प्रकार सौंदर्य का पान करना हमारे जीवन का उपयोग है। भाव यह है कि हम दोनों सुंदर है। दोस्तों जो माथुर है उसके कहने का भाव ये है कि हम दोनों सुंदर है और हमें शिमला के सुंदर वातावरण में जाकर अपनी और प्रकृति दोनों की सुंदरता का भरपूर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर माथुर सरला के सामने बहुत अच्छा जाल फहरा रहा है, एक ऐसा जाल फहरा रहा है जहां पर सरला फंस सकती है। दोस्तों तो ये तो पद्यांश दे रखा था, जितना गद्यांश दे रखा था उसकी व्याख्या है दोस्तों। आगे वाला गद्यांश है उसमें आगे की रचना होगी, क्या वो सरला शिमला माथुर के साथ में शिमला जाती है या फिर नहीं जाती है, क्या कहते हैं वो अब अगले गद्यांश में रहेगा। दोस्तों यहाँ पर तो जो गद्यांश दे रखा था उसकी व्याख्या तो यही होती है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसमें जो विशेष दे रखा है वो किस प्रकार है दो देखिए। चलो विशेष, इस अंश में माथुर की चरित्र विशेषता व्यंजित हुई। दोस्तों इस जो ये दे रखा है अंश, ठीक है, यह गद्यांश दे रखा है, इसमें माथुर की जो चारित्रिक विशेषता यानी कि यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि माथुर की जो चरित्र है वो बिगड़ा हुआ है यानी अच्छा नहीं है, फिर भी वो सरला को फंसाना चाहता है, यानी कि जो चरित्र की बात हुई है, चरित्र विशेषता व्यंजित हुई है, वह अवसरवादी आदमी। दोस्तों जो माथुर है वो कैसा अवसरवादी यानी अवसर का फायदा उठाने वाला है। सरला और विश्वेश्वर में तनाव देकर वह सरला को अपने साथ मौज मस्ती के लिए शिमला ले जाना चाहता है, यानी कि जो अब विश्वेश्वर उसका पति है और सरला उसकी पत्नी है, तो इन पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा हो चुका है तो उस झगड़े का फायदा उठाकर वो सरला को अपने साथ शिमला लेकर मौज मस्ती करना चाहता है। ठीक है, अवतरण की भाषा सहज, अवतरण दे रखा है दोस्तों, उसकी भाषा कहते हैं सरल भाषा, सहज सरल प्रभावपूर्ण, एक प्रभावपूर्ण भाषा है। ठीक है, और पात्रानुकूल और कथा वस्तु को गति देने वाली, इससे पात्रों का चरित्र स्पष्ट होता है। दोस्तों पात्र का चरित्र किस प्रकार का वो स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने दो इम्पोर्टेंट गद्यांशों पर डिस्कशन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, और जितने भी गद्यांश पद्यांश हो चुके हैं और प्रश्न उत्तर हो चुके हैं उनको आप डिस्कशन जो पिछली 10-11 क्लासें हो चुकी है उसको अटेंड जरूर करना दोस्तों, क्योंकि वहीं से सवाल आने की बहुत ही अधिक संभावना रहती है दोस्तों। तो आप उन सवालों को जरूर देख लीजिएगा, पिछली क्लासों को देख लीजिए आप प्ले लिस्ट में जाकर, वैसे आपको दिखेगा BA सेकेंड ईयर हिंदी पार्ट, तो वहां पर आप जाकर अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी अगली क्लासों का आयोजन करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।